गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर में हमने लीवर, पेंक्रियाज, लंग्स, किडनी इन सभी ऑर्गन की स्ट्रक्चर को देख लिया था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आज है टेस्टिस, वृषण। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स मतलब स्पर्म एवं फीमेल गैमेट्स मतलब ओवम। मेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो निर्माण होता है वो टेस्टिस में होता है। फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो ओवरी में होता है। तो इस तरीके से जो मेल होता है उसका मुख्य जनन अंग, जिसे गोनाड्स या जननांग कहते हैं, वो होता है वृषण या टेस्टिस। बाकी के जो ऑर्गन होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, उनको एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो चलो इसको हम डिटेल में अच्छी तरह से देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया कि आज हमारा जो वीडियो है वो टेस्टिस का है। टेस्टिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, अभी हमने देखा कि उसमें जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ होता है? वृषण में होता है। इसलिए मानव में नर जनन तंत्र में जो मुख्य जनन अंग है वो होता है वृषण, जिसे जनद या गोनाड्स कहते हैं। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है, ऑर्गन्स होते हैं, जैसे वृषण कोश यानी स्क्रोटल सैक, एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण, वास डिफरेंस एंड वास इफ्रेंस, पेनिस, इसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड्स, काउपर्स ग्लैंड्स, ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती है वो एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है। मुख्य जनन अंग कौन सा हो गया? जनद या गोनाड कौन हो गया? वृषण। ठीक है, टेस्टिस। अब हम इस चित्र में देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो सैक दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्क्रोटल या वृषण कोश। इसी वृषण कोश में ये अंडाकार आकृति के वृषण स्थित है और इसके ऊपर ये एक जो नली जैसी संरचना दिखाई दे रही है वो है अधिवृषण। ठीक है, ये है वृषण कोश। इसके अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो वृषण और इसके ऊपर ये जो नली जैसी स्ट्रक्चर है वो अधिवृषण। इसके बाद में ये जो यहाँ से ये नली निकल करके जा रही है इसे वास डिफरेंस बोलते हैं। ये नली यहाँ पर आएगी, ये मूत्राशय है। इस मूत्राशय के पास में यहाँ पर होता है सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय। शुक्राशय वाली नली जो होती है वो इस नली से मिल जाती है, फिर इसके बाद में बनती है ये स्खलन नलिका बनती है। और ये जो दिखाई दे रही है वो सहायक जनन ग्रंथियाँ हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। इसी तरीके से ग्लैंड्स और होती है काउपर ग्लैंड्स। ठीक है। इसके बाद में ये आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पेनिस, और इसी के अंदर मूत्र मार्ग होता है। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक की दिखाई दे रही है, ये वाली, ये सारी बाहरी स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर पेनिस है, यूरेथ्रा है, टेस्टिस है, इसके बाद में स्क्रोटल सैक है, एपिडिडाइमिस है। ये सब शरीर के यानी कि उदर से बाहर, पेट से बाहर स्थित होते हैं, एब्डोमेन से बाहर स्थित होते हैं। और बाकी की ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है ना, ये वाली सारी स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं वो सारी उदर गुहा के अंदर स्थित होती है, एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होती है। ठीक है। अब हम वृषण का डिटेल देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट अभी हमने चित्र में देखा कि मानव के जो नर होता है उस वयस्क नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं, यानी कि संख्या में 2 वृषण होते हैं। कलर में गुलाबी होते हैं और आकृति में अंडाकार होते हैं। ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था कि ये दोनों वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं, यानी कि पेट से अंदर यानी कि एब्डोमेन से बाहर होते हैं। क्यों होते हैं इसका हम रीजन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों वृषण होते हैं वो एक कोश में, एक सैक में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश, स्क्रोटल सैक बोलते हैं, उसमें स्थित होते हैं। और ये जो वृषण कोश होता है, स्क्रोटल सैक होता है, इसकी दीवार लचीली होती है, पतली होती है और उसके ऊपर रोम पाए जाते हैं। ठीक है। इसकी दीवार कैसी होती है? लचीली, पतली और रोम पाए जाते हैं। स्क्रोटल सैक के जो बाहर की लेयर्स होती है वो, उसमें भीतरी जो लेयर्स होती है, सॉरी, इस लचीली दीवार के अंदर की तरफ, उसमें अरेखित पेशियों की बनी होती है। अरेखित पेशियों के तंतुओं से बना हुआ एक मोटा स्तर होता है, जिसे सबक्यूटेनियस स्तर बोलते हैं। और ये जो पेशियाँ होती है, अरेखित पेशियाँ, इसको डॉर्टस मसल्स बोलते हैं। इन डॉर्टस मसल्स की जो सबक्यूटेनियस लेयर बनी है, इस सबक्यूटेनियस लेयर को एब्डोमिनल सबक्यूटेनियस लेयर के साथ जोड़ने वाली जो रेखित पेशियाँ होती है, स्ट्रेटेड मसल्स होती है, उनको क्रेमास्टर मसल्स बोलते हैं। मैं वापस बता रहा हूँ,
वृषण संख्या में 2 होते हैं और दोनों वृषण कहाँ स्थित होते हैं? वृषण कोश में स्थित होते हैं। अब हम वृषण कोश का डिटेल कर रहे हैं, तो वृषण कोश के बाहर एक पतली लचीली रोमयुक्त दीवार होती है। इसके अंदर की तरफ अरेखित पेशियों का एक स्तर होता है। अरेखित पेशियों का ये जो एक उपत्वचीय स्तर बनता है इस तरीके से। इस अरेखित पेशियों के उपत्वचीय स्तर को अंदर की जो एब्डोमिन है, एब्डोमिन मतलब उदर है, उसकी जो सबक्यूटेनियस पेशी होती है उसके साथ जुड़ने वाली ये जो मसल्स होती है, इन मसल्स को बोलते हैं, जो कि रेखित होती है, ये स्ट्रेटेड मसल उसकी होती है, इनको बोलते हैं क्रेमास्टर मसल्स। और ये जो अंदर मैंने सबक्यूटेनियस लेयर बना रही है वो वाली जो मसल्स होती हैं वो अरेखित होती है, इसको बोलते हैं डॉर्टस मसल। ठीक है, ये दोनों मसल्स हो गई। इसके बाद ये वृषण जो होते हैं वृषण कोश में होते हैं, तो वृषण कोश में वृषण उदर गुहा से आते हैं। जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तब ये वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा से निकलकर वृषण कोश में आते हैं, और जिस नाल से आते हैं, जिस कैनाल के थ्रू आते हैं उसे इंग्यूनल कैनाल कहते हैं। यानी प्रत्येक वृषण कोश की जो गुहा होती है वो इंग्यूनल कैनाल से या वक्षण नाल से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं वृषण की संरचना और कार्य। तो देखिए आप इस चित्र में वृषण की पर्टिकुलर वृषण की संरचना बताई गई है। ये दिख रहा है आपको, ये वृषण की संरचना है, ये वृषण है। ठीक, और ये जो ऊपर की संरचना है, ये जो मैं बना रहा हूँ आप देख रहे होंगे, ये कहलाता है अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। ये जो ऊपर लंबी नली के जैसी संरचना है वो है अधिवृषण, और ये जो गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है वो है वृषण। ठीक है, फिर इस अधिवृषण से जो नली निकल रही है वो है आपके वास डिफरेंशिया। ठीक है, अब इस वृषण की और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ मैं। ठीक है, ये जो वृषण आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो सबसे बाहर की तरफ एक आवरण होता है, वो आवरण यहाँ मेंशन नहीं किया है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। इस ट्यूनिका वेजाइनलिस के नीचे ये पीले पीले कलर का एक और आवरण होता है जिसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जैसे यहाँ चित्र में मेंशन कर रखा है पीले पीले लाइन के रूप में, ये अंदर की तरफ ऐसे बढ़ता है, और अंदर की तरफ बढ़ करके इस वृषण को कई सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स में या खंडों में बांट देता है। ठीक है, तो इन खंडों के अंदर फिर क्या होती है, पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है, बहुत बारीक छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है, और इन नलिकाओं को कहते हैं सेमिनिफेरल्स ट्यूब्यूल्स, शुक्र जनन नलिकाएं। इन नलिकाओं को क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिकाएं, सेमिनिफेरल्स ट्यूब्यूल्स। ये जो शुक्र जनन नलिका हैं यहाँ पर आकर के ऊपर टॉप पर आकर के ऐसे इकट्ठी होती है, और इकट्ठी होकर के एक जाल बनाती है, और इस जाल को बोलते हैं रीटी टेस्टिस। इस जाल को क्या बोलते हैं? रीटी टेस्टिस। अब इस जाल से फिर छोटी छोटी नलिकाएं ऊपर की तरफ आपको निकली हुई दिखाई दे रही होगी। ये देखो, ये ब्लू कलर की छोटी छोटी नलिकाएं निकली हुई है यहाँ पर, इनको बोलते हैं वास इफ्रेंशिया। और ये जो वास इफ्रेंशिया होती हैं, अपवाही नलिकाएं होती है, वो जा कर के खुलती है इस वाले भाग में जो कि अधिवृषण कहलाता है, अधिवृषण का शीर्ष भाग कहलाता है, इसमें आकर के खुलती है। ठीक है, फिर ये अधिवृषण है, इसका शीर्ष भाग है, ये इसका मध्य भाग है, इसका पोज भाग है, फिर अधिवृषण के आगे ये फिर आपका वास डिफरेंशिया होता है, जो आगे जाएगा मूत्राशय के पास में जा करके इसमें सेमिनल वेसिकल से मिल करके फिर इजेक्टरी कैनाल यानी स्खलन नलिका बनाएगी, फिर यूरेथ्रा के थ्रू शुक्राणु जो होते हैं वो बाहर जाते हैं। तो एक हद तक आपको यहाँ पर वृषण की संरचना समझ में आई होगी, जिसको अब हम और डिटेल करते हैं एक एक सेंटेंस के रूप में। तो सबसे पहली बात कि जो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, उसकी आकार कितना होता है, उसका साइज कितना होता है। तो इसकी जो मोटाई होती है लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, लंबाई जो होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है, और अगर इसका वजन देखें तो प्रत्येक वृषण का वजन 10 to 15 ग्राम्स 10 से 15 ग्राम का होता है। ठीक है, अभी हमने देखा था वृषण जो होते हैं उसके ऊपर 2 आवरण होते हैं। बाहर का जो आवरण होता है उसे ट्यूनिका वेजाइनलिस यानी कि यौनिक कंचुक कहते हैं, और ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस यौनिक कंचुक जो होता है वो उदर गुहा के उदरावरण से बना होता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी की जो वाल होती है उसी के आवरण से बना हुआ होता है। इस आवरण के नीचे एक और आवरण पाया जाता है जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया यानी कि श्वेत कंचुक कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया यानी श्वेत कंचुक कहते हैं, और ये जो होता है वो वाइट फाइब्रिनस कनेक्टिव टिश्यूज श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। तो इस तरीके से वृषण के ऊपर 2 तरीके की कैप्सूल होती है, 2 तरीके की टेस्टिकुलर आवरण होते हैं। बाहर की तरफ ट्यूनिका वेजाइनलिस
जो कि उदरावरण से बना होता है, अंदर की तरफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि श्वेत तंतु में संयोजी उत्तक का बना होता है। अभी हमने चित्र में डिस्क्राइब किया था कि ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, जो पीले पीले कलर का मैंने बताया था, जो अंदर की तरफ बढ़ जाता है, अंदर की तरफ बढ़ता है, और इसके बढ़ने से ये जो वृषण का होता है वो कई सारे छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, और ये लगभग 200-250 से यानी कि 250 से 300 खंडों या पिंडकों में वृषण जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि ये वृषण जो अंदर खंडों में बढ़ रहा है उसके अंदर कौन होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है। तो ये जो चित्र है वो शुक्रजनन नलिका का सेक्शन कटिंग का चित्र है, इसको हम बाद में देखते हैं। एक बार हम शुक्रजनन नलिका क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि दो आवरण हैं, अंदर वाला जो आवरण है उस आवरण का नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है वो अंदर की तरफ ग्रो करेगा, अंदर की तरफ बढ़ करके वृषण को कई सारे छोटे छोटे खंडों में तोड़ देगा। इन खंडों में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाएगी जो कि काफ़ी महीन कुंडलित नलिकाएं हैं, जिन्हें शुक्रजनन नलिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, इस तरीके से शुक्रजनन नलिकाएं, मान लो हम सेक्शन कटिंग काट करके देखें, इन शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में जो गैप होता है उसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज और रुधिर वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह ये सब फैले रहते हैं। उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिका। इसी इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिका को लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। ये जो लीडिंग सेल्स होती है वो नर जनन हार्मोन, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है, यानी कि एंड्रोजन का स्रावन करती है, जो कि मेल के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं यानी कि गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनका विकास करते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, मसल्स का मजबूत होना, आवाज़ का भारी होना, इनका जो है उसके साथ ही साथ ये सहायक जनन ग्रंथियाँ जो होती है उनका भी विकास करती है। साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो शुक्राणु की परिपक्वन के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो हम पढ़ रहे थे शुक्रजनन नलिकाएं। शुक्रजनन नलिकाएं जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो वृषण के अंदर जो छोटे छोटे खंड बने होते हैं उन खंडों में पाई जाती है, लोबिल्स में पाई जाती है। और शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में जो गैप होता है, दो शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में जो गैप होगा, उस गैप के अंदर रुधिर वाहिनियाँ पाई जाएगी, तंत्रिकाएं पाई जाएगी, संयोजी उत्तक पाए जाएंगे, प्लस उनके अंदर स्पेसिफिक टाइप की सेल्स पाई जाएगी जिसे अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका कहते हैं, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखें, शुक्रजनन नलिका को देखें, तो शुक्रजनन नलिका के ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यूज यानी संयोजी उत्तक की बनी हुई एक आवरण होता है, संयोजी उत्तक का बना हुआ एक झिल्ली में पतला आवरण होता है जिसे बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया। इसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका प्रोपेरिया। ठीक है, इस ट्यूनिका प्रोपेरिया के अंदर कल्पना करें ये आपके शुक्रजनन नलिका है, तो शुक्रजनन नलिका की ये जो बाहर का आवरण है इसको क्या कहेंगे, ट्यूनिका प्रोपेरिया, और इसके अंदर एक और आवरण पाया जाता है। ठीक है, शुक्रजनन नलिका के अंदर एक और आवरण पाया जाता है और इस आवरण को बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम, जनन उपकला। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम क्या देख रहे हैं, शुक्रजनन नलिका देख रहे हैं। अगर शुक्रजनन नलिका का सेक्शन कटिंग काटे हैं तो ये एक बाहर का आवरण हो गया जिसे क्या कहेंगे, ट्यूनिका प्रोपेरिया। फिर इसके अंदर की तरफ एक और आवरण हो जाएगा जिसे क्या कहेंगे, जनन उपकला यानी जर्मिनल एपिथीलियम। ओके, ये जो जर्मिनल एपिथीलियम होता है इसमें दो प्रकार की सेल होती है। जो छोटी छोटी बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली सेल हैं, ये छोटी छोटी जो मैंने बनाई है वो छोटी छोटी सेल है, संख्या में अधिक है, और बीच में बड़ी बड़ी सेल है ऐसे। ये फिर छोटी छोटी सेल हो गई, ये बड़ी सेल, छोटी छोटी सेल, और ये बड़ी सेल। तो इस तरीके से दो प्रकार की कोशिका होती है। छोटी और संख्या में अधिक पाए जाने वाली कोशिकाएं कहलाती है आपकी आदि जनन कोशिका, प्रीमोर्डियल सेल्स कहलाती है। स्पेशली अगर हम नर के संबंध में देखें तो इसको स्पर्मेटोगोनियल सेल्स भी कहते हैं। कुल मिलाकर के इसका एक्चुअल नेम है आदि जनन कोशिका, प्रीमोर्डियल सेल्स। और जो बड़ी कोशिकाएं हैं, पिलर के जैसी हैं, संख्या में कम हैं, अभी मैंने यहाँ चित्र में बताई थी, उनको बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स, आलंबन कोशिका, नर्स सेल, या इनका स्पेसिफिक नेम है सर्टोली सेल्स। ये बहुत मतलब इसका स्पेसिफिक नेम है, याद रखना है, परीक्षा उपयोगी है। तो यहाँ दो तरीके की सेल्स हो गई,
हम पढ़ रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? ट्यूनिका प्रोपेरिया। अंदर वाला आवरण क्या कहलाता है आपका? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में कितने प्रकार की सेल है? 2 प्रकार की सेल। ऐसी सेल जो संख्या में अधिक हैं और आकार में छोटी हैं क्या कहलाती हैं? जनन कोशिकाएं, आदि जनन कोशिकाएं, प्रीमोर्डियल सेल्स। वो कोशिकाएं जो संख्या में कम हैं और आकार में बड़ी हैं, आकार में बड़ी और संख्या में कम है, वो क्या कहलाती है? सपोर्टिंग सेल। अन्य नाम क्या है? नर्स सेल। और मुख्य नाम इनका क्या है? सर्टोली सेल। ठीक है। ये जो कोशिकाएं होती हैं स्तंभाकार होती हैं, पिलर शेप्ड होती है। इनका जो ऊपर वाला स्वतंत्र सिरा होता है, एंड होता है, वो काफ़ी कटा फटा होता है और इसी में शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं यानी कि स्पर्मेटिड्स, जो कि स्पर्म का एक प्री फॉर्म है, ठीक है, वो यहाँ पर आकर के इन्हीं सर्टोली कोशिका से सट करके संलग्न रहता है और यहीं पर फिर उसका आगे का विकास और डेवलपमेंट होता है। यही सपोर्टिंग सेल जो होती है, आलंबन कोशिकाएं, उसको पोषण प्रदान करती है। प्लस जब स्पर्मेटिड का मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, यानी एक स्पर्मेटिड का परिपक्व शुक्राणु में चेंज होता है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में अतिरिक्त कोशिका द्रव्य का हटाना होता है, विघटन करना होता है। तो इस अतिरिक्त कोशिका द्रव्य को हटाने का काम भी ये नर्स सेल करती है। ठीक है। इसके अलावा इस नर्स सेल का सबसे मेन काम तो हमने देख ही लिया कि इसको पोषण प्रदान करना, सपोर्ट प्रदान करना, मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया जो स्पर्मेटिड की होती है परिपक्व शुक्राणु निर्माण में, उसमें अतिरिक्त कोशिका द्रव्य को हटाना। इसके अलावा अन्य काम है कि ये जो नर में शुक्राणु निर्माण हो रहा होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, उसको रेगुलेट करने वाले 2 हार्मोन होते हैं। एक होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में बोलते हैं पूटक प्रेरण हार्मोन। दूसरा होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो उसमें जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH, इस FSH का रेगुलेशन करने के लिए एक प्रोटीन का सिक्रेशन इन सेल्स के थ्रू होता है, इन कोशिकाओं के द्वारा होता है, और ये जो प्रोटीन है उसका नाम है इनहिबिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनहिबिन नामक प्रोटीन का, ये भी हार्मोन ही एक तरीके से, प्रोटीन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? तो सर्टोली सेल्स होता है। क्या फंक्शन होता है? तो ये FSH को रेगुलेट करता है। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो अंदर की लेयर होती है उसमें 2, जिसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, और इस जर्मिनल एपिथेलियम में 2 प्रकार की सेल हो गई, प्रीमोर्डियल सेल। इसी प्रीमोर्डियल सेल्स के मल्टीप्लिकेशन से स्पर्मेटोगोनिया और बाद में फिर स्पर्म का निर्माण होता है, यानी स्पर्म को बनाने वाली सेल ये हो गई प्रीमोर्डियल सेल्स। ठीक है। और स्पर्म को सपोर्ट देने वाली, स्पर्म को पोषण देने वाली और बाकी के इनहिबिन जैसे प्रोटीन हार्मोन का सिक्रेशन करने वाली जो सेल होती है उसे हम सर्टोली सेल कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये जो शुक्रजनन नलिका हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो ऊपरी वृषण के ऊपर के सतह पर आएगी। अभी मैंने वहाँ चित्र में बताया था। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जैसे ये चित्र है, इसमें देखिए आप, ऊपरी सतह पर आएगी, जैसे ये चित्र है। ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है इसके अंदर कई सारी। ठीक है। ये ऊपर की तरफ आती है, सिरे पर यहाँ पर आएगी सारी की सारी, और यहाँ पर आकर के एक जाल बना रही है, आपको दिख रहा है ये। ठीक है। सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो वृषण की ऊपरी सतह पर आकर के यहाँ पर एक जाल बना रही है, और इस जाल को क्या कहते हैं? रिटी टेस्टिस। और इस जाल से ऊपर की तरफ फिर ये छोटी छोटी नलिकाएं निकली रहती है, इसे क्या कहते हैं? वास इफ्रेंसिया, अपवाही वाहिनियाँ। और ये फिर का खुलती हैं, ये एपिडाइमिस के ये वाला भाग जो है वो क्या है? अधिवृषण है, एपिडाइमिस है, एपिडाइमिस है, अधिवृषण है, इसमें आकर के खुलती है। ठीक है। चलिए इसको डिटेल में हम देखते हैं यहाँ पर। तो जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वृषण की सतह के पास ऊपर आकर के थोड़ी कम कुंडलित होकर के छोटी छोटी नलिकाओं का एक घना जाल बनाती है, और इस घने जाल को वृषण जालक या रिटी टेस्टिस कहते हैं। पढ़ लिया हमने इसको। ठीक है। इसी रिटी टेस्टिस से 15 से 20 छोटी छोटी कॉन्वोल्यूटेड डक्टल्स निकलती हैं, ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, और ये ट्यूब्यूल्स क्या कहलाती हैं? शुक्रवाहिकाएं, अपवाही वाहिनियाँ या वास इफ्रेंसिया। अभी मैंने चित्र में बताया था। ये वास इफ्रेंसिया कहाँ जाकर के खुलती है? ये खुलती है एपिडाइमिस या अधिवृषण में जाकर के खुलती है। ठीक है। इस वास इफ्रेंसिया के अंदर की जो लेयर होती है वो सिलिएटेड होती है, पक्षमा भी होती है, इसलिए स्पर्म जो होता है वो आगे की तरफ गमन कर सकता है। ठीक है।
आगे जो स्पर्म का फर्दर डेवलपमेंट जो होता है, मैच्योरेशन जो होता है, वो अधिवृषण में होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। ठीक है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव समेत सभी जंतुओं में जो स्पेशली मैमल्स में बात करें तो जो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं, एब्डोमेन से बाहर होते हैं, पेट से बाहर निकले हुए रहते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पेट का यानी एब्डोमेन का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पर स्पर्म के डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। ठीक है। और बाहर स्थित होने से, वृषण कोष में स्थित होने से, बाहर यानी कि एब्डोमेन के बाहर वृषण कोष में जब ये टेस्टिस स्थित होंगे तो वहाँ वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो शरीर के टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो कि स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। अब ये जो चीज़ है, इसमें टेम्परेचर को रेगुलेट भी किया जाता है यहाँ पर, है ना। जैसे कि सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि वृषण कोश का ताप कम हो जाता है। ठीक है। तो उस समय क्या होगा कि डॉर्टस मसल्स, जो कि अभी हमने पढ़ी थी, जो कि अरेखित पेशियाँ हैं, ठीक है, और वृषणोत्कर्ष पेशी यानी क्रेमास्टर मसल्स, जो कि रेखित पेशियाँ, ये दोनों पेशियाँ सिकुड़ेगी, और इन दोनों पेशियों के सिकुड़ने से सर्दियों में ये दोनों पेशियाँ सिकुड़ेगी तो वृषण कोश जो होगा वो एब्डोमेन के ज़्यादा निकट आ जाएगा, पेट के ज़्यादा निकट आ जाएगा। और हम जानते हैं पेट का टेम्परेचर ज़्यादा है, एब्डोमेन का टेम्परेचर ज़्यादा है, उदर गुहा का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये वृषण कोश का जो ताप कम हो गया था उसको रेगुलेट किया जा सकता है। इन सेम वे गर्मी के दिनों में ये मसल्स शिथिल हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, तो ये जो वृषण कोश जो होगा वो उदर गुहा से थोड़ा दूर हट जाएगा ताकि इसका टेम्परेचर कम बना रहे। ठीक है। तो इसलिए जो ये टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन कैविटी के बाहर स्थित होते हैं। क्यों? टेम्परेचर को नियत बनाए रखने के लिए, कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, और जो आवश्यक टेम्परेचर है उसको बनाए रखने के लिए। तो ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। अब कुछ बातें और मैं बता देता हूँ जो कि टेस्टिस से पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड होती है, उसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं संक्षिप्त में। बाकी इसका डिटेल हम जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल में, उसमें देखेंगे। तो मैंने देखा था कि जो टेस्टिस के अंदर छोटी छोटी नलियाँ निकलती है, वास इफ्रेंसिया, वो छोटी छोटी नलिकाएँ वास इफ्रेंसिया किस में जाकर के खुलती है? एपिडिडाइमिस या अधिवृषण में जाकर के खुलती है। ठीक है। ये अधिवृषण जो होता है लगभग एक पतली 6 मीटर के लगभग 6 मीटर लंबी नली होती है, एक अर्धविराम आकार की होती है, जैसे कि चित्र में बता रखा है। इसमें 3 भाग होते हैं, ऊपर का शीर्ष भाग होता है, मध्य भाग होता है, लास्ट का पुच्छ भाग होता है। कुल मिलाकर के इसका मेन फंक्शन होता है कि डेवलपिंग जो स्पर्म होते हैं उसको मैच्योरेशन, मतलब जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण से बनने के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ पर उनका परिपक्वन होता है। कहाँ पर? एपिडिडाइमिस में। ठीक है। इसके बाद एपिडिडाइमिस से आगे की जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन है? वास डिफरेंसिया, शुक्रवाहिनी वास डिफरेंसिया। ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। निकलती कहाँ से? अधिवृषण के पश्चिम भाग से निकल रही है, जैसे कि चित्र में मैंने बता रखा है। आप और मतलब रिवर्स करके देख सकते हो आप, है ना। अधिवृषण के पश्चिम भाग से निकलती है। फिर ये यहाँ से निकलने के बाद, चूंकि हम जानते हैं अधिवृषण और वृषण कहाँ है? उदर गुहा के बाहर है, वृषण कोश में स्थित है। तो वहाँ से फिर ये नली जो होती है इंग्विनल कैनाल के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में जाएगी, फिर वहाँ से ये मूत्राशय के पास में जाएगी, है ना, यूरिनरी ब्लैडर के पास, और यूरिनरी ब्लैडर के पास में जाकर के ये फूल जाएगी, है ना, थोड़ी सी आकार में मोटी हो जाएगी, और एक एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, तुम्बिका जैसी संरचना बनाएगी। और इस तुम्बिका जैसी संरचना में आकर के एक छोटी सी नली और मिलती है, जैसे शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। तो ये सेमिनल वेसिकल्स या शुक्राशय आकर के इसमें मिलती है, और इन दोनों के मिलने से फिर यहाँ पर स्खलन वाहिनी, है ना, इजेकुलेटरी डक्ट का निर्माण होता है, और इसी तुम्बिका में शुक्राणु का स्थायी रूप से संग्रह भी होता है। फिर इसी जब भी मतलब कॉपुलेशन की प्रक्रिया होती है उस समय स्खलन वाहिनी के थ्रू ये शुक्राणु मूत्र मार्ग से होते हुए आगे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है। और इसके आगे का भाग होता है वो यूरेथ्रा होता है ना, मूत्र मार्ग होता है। तो हमने इस तरीके से टेस्टिस की डिटेल स्ट्रक्चर को इस वीडियो में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव मादा जनन तंत्र की ओवेरी की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।